हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआईटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ से हुई थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुई थी। ठीक है, कौशाम्बी में हुई थी। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो 3री शताब्दी में प्रयाग के निकट हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कि इनके जो प्रतापी राजा जो हुए थे, जो इसकी मतलब ये जब अपने चरम पे था, तो वो कौन सा समय था? 4ठी शताब्दी से लेके 6ठी शताब्दी के बीच में ये काफ़ी क्या हो गया था, काफ़ी अस्तित्व में आया और काफ़ी क्या हुआ, चरम सीमा पे चला। ठीक है, और वो समय था 319 से लेकर 467 के बीच में। ठीक है, अब क्या किया था कि भारत का अधिकांश भाग इसने क्या कर लिया था? अधिग्रहित कर लिया था। कौन? गुप्त साम्राज्य ने। और कहा जाता है कि भारत का वो स्वर्ण युग माना जाता था। ठीक है, तो कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये तो बात समझ में आ गई। अब इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना श्री गुप्त या इन्हीं को कहा गया था, या खाली क्या कहा गया था? गुप्त कहा गया था। क्या कहा गया था? गुप्त कहा गया था। और इन्होंने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, 280 ईस्वी तक शासन किया था। इन्हीं के एक पुत्र थे घटोत्कच या उत्तराधिकारी। क्या कहेंगे? घटोत्कच कौन थे? उत्तराधिकारी थे। ठीक है, ये घटोत्कच जो थे वो 280 से 320 ईस्वी तक, ठीक है, 320 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? राज किया था। 320 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, ये एक नॉर्मली मतलब एक कहा जाता है कि एकदम सामान्य तरीके से इनका मतलब विस्तार होना शुरू किया था। लेकिन जो प्रतापी राजा थे उसमें चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय था और स्कंदगुप्त थे। ठीक है, अब कहा जाता है कि इनके बाद कौन आया? तो इनके बाद जो आए थे उसका नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। प्रतापी राजाओं में से कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखिए, ये हो गया गुप्त साम्राज्य की बात हो गई। अब देखिए, हम किसकी बात करने चल रहे हैं? चंद्रगुप्त प्रथम की बात करने चल रहे हैं। किसकी बात करने चल रहे हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, ये 320 ईस्वी में, ठीक है, 320 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? तो ये गद्दी पर बैठे 320 ईस्वी में। ठीक है, गद्दी पर बैठे। ठीक है, 320 ईस्वी पर गद्दी पर बैठे। ठीक है, कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त प्रथम बैठे। कौन बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम बैठे। ठीक है, इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है, इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है, कौन किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। इन्होंने एक उपाधि धारण किया था, उसे कहते हैं महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि क्या कर ली थी? धारण की थी। इन्होंने महाराजा धीराज की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। कौन किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने एक गुप्त संवत चलाया था। क्या चलाया था? तो गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, गुप्त संवत चलाया था 319 से लेकर 320 के बीच में।
320 के बीच में इन्होंने क्या किया था, एक क्या चलाया था, संवत चलाया था। और कहा जाता है कि यह पहला शुरुआत हुआ था किसका, संवत का। ठीक है, अब चंद्रगुप्त प्रथम की का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। कौन था, समुद्रगुप्त था। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो समुद्रगुप्त था। कौन था, समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्त था। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई देखिए, फिर से देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व में ईस्वी में चलवाया। चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्त था। ठीक है, कौन था, समुद्रगुप्त था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त कौन था, तो देखिए समुद्रगुप्त यह 335 ईस्वी में क्या हुआ, राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, पहली बात तो समझ लीजिए कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, ये चीज निकल कर आ गई। फिर उसके बाद क्या किया, इसने आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। देखिए क्या कह रहा हूं, आर्यवर्त के 9 शासकों को व दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। 12 शासकों को पराजित किया। आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या कर दिया था, इसने पराजित कर दिया गया था। इसीलिए इसे भारत का क्या कहा गया, नेपोलियन कहा गया। इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया। किसे कहा गया भारत का नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, इन्हीं के दरबार में एक कवि थे हरिसेन। कौन थे, हरिसेन। इसके दरबार में एक कवि थे, कवि हरिसेन थे। ठीक है, कौन थे, हरिसेन थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। किसकी की थी, इलाहाबाद या इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, क्या की थी, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। इसमें इसी के युद्ध का, इसी का वर्णन किया गया था, इसके तेज को दिखाया गया था, इसकी खूब प्रशंसा की गई थी। किसकी प्रशंसा की गई थी, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, अब कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त था ना, ये विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का क्या था, उपासक था। समुद्रगुप्त विष्णु का क्या था, विष्णु का उपासक था। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या था, विष्णु का उपासक था। ये जो क्या था, तो ये विष्णु का उपासक था। कौन था, समुद्रगुप्त। और इसने समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, तो अश्वमेधकर्ता की, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। कौन किया था, तो समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की किसकी क्या किया था, उपाधि धारण किया था। किसने किया था, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के कुछ कामों से पता चला कि ये क्या है, संगीत प्रेमी भी था। क्या था, यह संगीत प्रेमी भी था। यह संगीत
प्रेमी था। ठीक है, ये कौन था? तो संगीत प्रेमी था। कौन प्रेमी था? तो संगीत प्रेमी था। कौन था? तो समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था। क्यों? क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता था या देखा गया कि सिक्के पर इसका बीड़ा वादन करते हुए इसका क्या बना था? चित्र बना हुआ था। ठीक है, यानी सिक्कों पर यह बीड़ा वादन करते हुए देखा गया था। सिक्कों पर इसे बीड़ा वादन करते देखा गया। एक चीज और समझ लीजिए, इसका नाम कहीं न कहीं अपवाद में देखेंगे तो समुद्रगुप्त को कच भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कच भी कहा जाता था। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को कच भी कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त विक्रमंक की भी उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया था? तो विक्रमंक की उपाधि धारण किया था। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समुद्रगुप्त विक्रमंक की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त विक्रमंक की भी उपाधि क्या किया था? धारण किया था। कौन किया था? विक्रमंक की भी उपाधि धारण किया था। इसे कविराज भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया? तो इसे कविराज भी कहा गया था। कविराज भी कहा गया था। ठीक है, इसे कविराज भी कहा गया था। किसे कहा गया था? तो समुद्रगुप्त को क्या कहा गया था? कविराज भी कहा गया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है, कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त, ठीक है, द्वितीय हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है, कब गद्दी पर बैठा? तो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री, ठीक है, फायान भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान, ठीक है, फाहियान भारत आया था। ठीक है, फाहियान, ठीक है, यान क्या हुआ था? फाहियान क्या हुआ था? भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, देखिए भाई, अब कहा जाता है कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में, यानी इसने शकों पर क्या पाया था? विजय पाया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, शकों के विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या कराया था? तो चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए थे। कौन चलाया था? तो शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो था उसका नाम था कुमारगुप्त, या कहा जाता है गोविंद गुप्त कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त
द्वितीय का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त था, या गोविंद गुप्त था। ठीक है, गोविंद गुप्त था। इसने कब से कब शासन किया था? तो 1415 से लेकर 415 से लेकर 454 तक, 415 से लेकर 454 ईस्वी तक, 415 से लेकर 454 ईस्वी तक इसने क्या किया था? शासन किया था। यही कुमारगुप्त था जिसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमार गुप्त ने ही विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी? तो स्थापना की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब समझिएगा चीजों को। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो स्कंदगुप्त हुआ। ठीक है, कुमार गुप्त, इसे प्रथम भी कहा जाता है। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त, जो भाई 415 से 454 कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम था। तो 454 से 467 कौन है? स्कंदगुप्त है। तो 454 455 लिखिए, 455 से 467 ईस्वी तक कौन था? तो 454 से 467 ईस्वी तक कौन था? स्कंदगुप्त क्या हुआ? स्कंदगुप्त बना। ठीक है, सीधा सीधा लिखिए। तो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्कंदगुप्त बना। ठीक है, यही स्कंदगुप्त जो था, इसने ही गिरिनाथ पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का क्या किया था? पुनरुद्धार किया था। क्या किया था? पुनरुद्धार किया था। ठीक है, कौन? तो स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का क्या कराया था? तो पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, कराया। ठीक है, किसने कराया था? तो स्कंदगुप्त ने कराया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। पर्णदत्त को स्कंदगुप्त ने क्या किया था? तो सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का क्या किया था? गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ही था जिसने क्या किया था? तो स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुड़ों का क्या हुआ था? आक्रमण शुरू हो गया था। क्या किया था? हुड़ों का आक्रमण इसी के शासन काल में शुरू हो गया था। तो स्कंदगुप्त के शासन काल में हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले।
अब देखिए एक शब्द आया हुड़, हुड़ों का शासन या हुड़ों का आक्रमण। देखिए सुनिएगा ध्यान से, ये जो हुड़ थे ना, ये मूलतः मंगोल जाति से थे। कहाँ से थे? मंगोल जाति के थे, ठीक है। और सिथिनियों की एक शाखा में थे, ठीक है। और ये एक खाना बदोश जिंदगी जीते थे, ठीक है। और ये क्या होते थे? गुट में बटे हुए थे, ठीक है। इनका दो गुट बना था, यानी दो शाखाएं बन गई थी, ठीक है। एक शाखा जो थी वो किधर की तरफ चली गई? तो वोल्गा नदी से यूरोप की तरफ चली गई। वोल्गा नदी से यूरोप की तरफ चली गई। वोल्गा नदी से यूरोप की तरफ चली गई। और एक शाखा जो थी वो आक्सस, ठीक है, आक्सस घाटी में जा बसी। आक्सस घाटी में जा बसी। यही जो आक्सस घाटी में जो हुड़ बसे हुए थे ना, यही भारत में आए, ठीक है। यही भारत में आए, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था? स्कंदगुप्त के समय में क्या करना शुरू किया था? आक्रमण करना शुरू किया था, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। चलिए अब समझिएगा यहाँ पर कि हमने पढ़ लिया स्कंदगुप्त के बारे में कि स्कंदगुप्त के समय इन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है। तो पहले तो हुड़ों के बारे में आपने सुन लिया। अब हम लोग चलते हैं कि आगे इनका क्या चीजें इन्होंने किया था, या स्कंदगुप्त ने आगे क्या किया था, स्कंदगुप्त के आगे की कहानी क्या थी। देखिए स्कंदगुप्त ने क्या किया था, तो स्कंदगुप्त की ये कहानी रही। स्कंदगुप्त के पहले कौन था? तो कुमारगुप्त थे, ठीक है। कुमारगुप्त के पहले कौन था? बताइए भाई, कुमारगुप्त के पहले कौन थे? तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे, अरे सॉरी समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के पहले कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो इस तरह से ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। लेकिन इनका जो अंतिम गुप्त शासक था वो कौन था? तो विष्णुगुप्त था। कौन था? अंतिम शासक जो था उसका नाम था विष्णुगुप्त। कौन था? तो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था, ठीक है। इसका अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, ठीक है। ये हो गया। अब देखा जाए प्रशासन इकाइयां देखी जाए कि किस तरह से ये लोग प्रशासन या करते थे या कुछ भी चीजें देखने को मिलती थी। प्रशासन व्यवस्था, ठीक है। प्रशासन व्यवस्था कैसे थी सुनिएगा। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन थी? देश थी, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन था? प्रादेशिक इकाई देश था। थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा घूम जा रहा है। स्क्रीन क्या, मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत आ जा रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है? जिसके शासक गोपना कहा जाता था, जिसके शासक को, यानी इसके शासक को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। इसके शासक को गोपना कहा जाता था। इसके शासक को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। फिर से सुनिएगा, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, ठीक है। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई होती थी भुक्ति। क्या थी? भुक्ति थी, ठीक है। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। कौन थी? भुक्ति थी। दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति थी। दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो भुक्ति थी, ठीक है। अब इसके जो शासक होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उपरीक कहा जाता था। इसके शासक को उपरीक कहा जाता था। इसके शासक को क्या कहा जाता था? तो उपरीक कहा जाता था। फिर से सुनिएगा, जो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। देश के शासक को गोपना कहा जाता था। दूसरी सबसे बड़ी इकाई जो थी, दूसरी प्रादेशिक इकाई या दूसरी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन थी? भुक्ति थी। और भुक्ति के जो शासक होते थे उन्हें उपरीक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपरीक कहा जाता था, ठीक है। भुक्ति के नीचे कौन है था? तो विषय नामक प्रादेशिक इकाई होती थी। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रादेशिक इकाई थी।
भुक्ति के नीचे नीचे विषय नामक प्रादेशिक इकाई थी। प्रादेशिक इकाई थी। कौन सी इकाई थी? तो प्रादेशिक इकाई थी। ठीक है, कौन थी? प्रादेशिक, अरे नहीं थी, सॉरी, विषय नामक प्रादेशिक इकाई थी। ठीक है, विषय नामक प्रादेशिक इकाई थी। ठीक है, यानी ये तीसरी प्रादेशिक इकाई कौन थी? विषय थी। ठीक है, और इसके जो प्रमुख होते थे उन्हें विषयपति कहा जाता था। इसके शासक को विषयपति कहा जाता था। विषयपति कहा जाता था। इसके शासक को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। इसके शासक को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। दंडपाशिक कहा जाता था। फिर से सुनिएगा, मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी, जिसका शासक गोपना होता था। दूसरी सबसे बड़ी इकाई जो होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो दूसरी सबसे बड़ी इकाई जो थी उसे भुक्ति कहा जाता था, और इसका जो शासक होता था उपरिक होता था। ठीक है, इसके नीचे जो तीसरी थी उसे विषय कहा जाता था, और विषय का जो शासक होता उसे विषयपति कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक कहते थे। क्या कहते थे? दंडपाशिक कहते थे। और पुलिस विभाग का जो साधारण कर्मचारी होते थे, ठीक है, जो साधारण कर्मचारी होते थे उन्हें चाट और भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट व भाट कहा जाता था। चाट व भाट कहा जाता था। पुलिस अधिकारियों के साधारण, मतलब जो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट व भाट कहा जाता था। फिर से सुनिएगा, मैं बात करता हूं कि पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को, ठीक है, दंडपाशिक कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण अधिकारी को चाट व भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाट व भाट कहा जाता। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी। कौन थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी। ग्राम के प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होते थे। जो ग्राम का प्रशासन था वो ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा स्वचालित होता था। ठीक है, स्वचालित होता था। ठीक है, कौन चलाते थे? तो ग्राम सभा के लोग चलाते थे। ठीक है, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और इसके जो चलाते थे ये ग्राम सभा के लोग चलाते थे। ग्राम सभा का मुखिया जो होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया कौन कहलाता था? क्या कहलाता था? तो ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया जो था वो क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। और अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महत्तर कहलाते थे। तथा अन्य सदस्य महत्तर कहलाते
थे, महत्तर कहलाते थे। अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? तो महत्तर कहलाते थे। ठीक है। ग्राम समूहों की छोटी सी इकाई होती थी जिसे पेट कहा जाता था। ग्राम सभाओं की छोटी सी इकाई होती थी या ग्राम समूहों की की ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को या ग्राम समूहों की छोटी इकाई को ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। पेट कहा जाता था। ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ठीक है। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा की मुखिया को ग्रामीक कहते थे और अन्य सदस्य को महत्तर कहते थे। और ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये चीज आपका हो गया। ठीक है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ा सा मोबाइल का जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको मैं एडजस्ट करूंगा, उसको बनाऊंगा ताकि आपको पूरा स्क्रीन कायदे से दिखे। बाकी आपको मैं जो भी दे रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करिए, उसको बार बार पढ़िए। ठीक है। आपको सारी चीज़ें इसी तरह से मिलती रहेंगी, आपके एग्जाम से पहले सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती तो लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।